गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर पी ब्लॉक का यूनिट 7 पी ब्लॉक। कल बेटा जो ये चैप्टर था इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसके बाद जो अकरेंस है इन एलिमेंट्स की नेचर के अंदर और ये कौन कौन से जो है कंपाउंड बनाते हैं इनके बारे में डिस्कस किया था और जो कॉन्फ़िगरेशन थी। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हम लोग प्लस 1 में भी बेटा स्टडी करके आए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसका जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो है एटॉमिक नंबर। फर्स्ट पॉइंट इसमें बेटा जो रहेगा एटॉमिक नंबर। तो इसमें आप देखिए क्या कहेंगे भी आप व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर is increases। कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे या बेटा आप टॉप से बॉटम जाएंगे तो जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा। इसका जो कारण है, कारण में देखो आप ये बताते हो भी जो टॉप टू बॉटम है वो तो हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ शेल है वो इंक्रीज करती है, बट लेफ्ट टू राइट हम कहते हैं भी शेल तो इंक्रीज ही नहीं करती, तो जो एटॉमिक नंबर है फिर वो कैसे इंक्रीज करता है। तो यहां जो बात आती है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण जो इसके अंदर बेटा एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज करता है। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उनकी जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है वो बढ़ती जाती है। इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज करेगा। सेम इसी तरह से जब हम सेकंड पॉइंट की बात करें बेटा वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में भी यही आएगा कि जब आप क्या करते हो व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जो एटॉमिक मास है इज ऑलवेज इंक्रीजेस। क्या होगा बेटा, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं बेटा। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट के बाद जो थर्ड पॉइंट अपना आएगा वो है एटॉमिक रेडियस। जो एटॉमिक रेडियस है इसकी बात करेंगे। तो बेटा जो एटॉमिक रेडियस होता है देखो हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप लोग देखें भी जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में नंबर ऑफ सेल होती हैं तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस होता है उसे आप लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो इसमें यह बताया जाता है कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट विल बी डिक्रीजेस। ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जब बेटे कहते हो आप व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट विल बी इंक्रीजेस। क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। इसका जो कारण है, अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें इसमें एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो क्या होगा देखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देयर विल बी नो इंक्रीज इन outermost shell
भी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कोई इंक्रीज नहीं होता, वो क्या रहती है, सेम रहती है। बट जो अपने पास न्यूक्लियर चार्ज है विल बी इंक्रीजेस। कि जब लेफ्ट से राइट जाते बेटा जो शेल है अपनी वो नहीं बढ़ती, वही जो शेल हमारे पास है उसी के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन अब बढ़ रहे हैं उनकी जो न्यूक्लियस है उसके का साथ जो अट्रैक्शन है वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है। लेकिन जो रेडियस है वो आपके देखेंगे कि वो डिक्रीज होता जाता है उसमें, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी सेल में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब हम जाएंगे बेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल आर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, जिससे आप देखेंगे भी जो एटॉमिक रेडियस है वो भी इंक्रीज होएगा। एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीज। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, इसको लिखोगे 21, 22, 23। तो जो अपना न्यूक्लियस है इसके पास जो फर्स्ट सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर जो सेकंड सेल है पहले बेटा लिथियम होगा जब 1 आएगा, फिर जब हमारे पास बेरिलियम है 1 और बढ़ जाएगा, जबकि सेल वही है, चेंज नहीं हुई। और बोरॉन के केस में 1 और आ जाएगा, सेल चेंज नहीं होगी। तो पहले आपने देखा भी ये नहीं इसमें ली थे तो हमारे पास जो स्पेस है वो ज्यादा था, और अब जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे वो कम होता जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, ये तो था लेफ्ट टू राइट, अगर बात की जाए टॉप टू बॉटम तो आप ले लो लिथियम 3, सोडियम 11, पोटाशियम 19, यह है 21, 281, 2881, KL, KLM, KLMN। तो ये देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है बेटा इसके पास जैसे फर्स्ट सेल आई, फिर सेकंड है, थर्ड बेटा, उसके बाद नेक्स्ट 4 आ गई। तो यहाँ पहले यहाँ तक डिस्टेंस था, उसके बाद ये डिस्टेंस यहाँ हुआ, यहाँ तक गया बेटा, और इसके पास। और जो शेल है न्यूक्लियस से जितनी दूर जाती जाएगी उसकी जो अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी। अट्रैक्शन क्या होगी, कम होती जाएगी बेटे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, जो एटॉमिक रेडियस है। नेक्स्ट इसके बाद जो आ जाता है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, जो आयनिक रेडियस है बेटा, ये देखो क्या होगा, अभी तो आप देख रहे थे भी जो हमारे पास कोई भी एटम है उसने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर रखे, लेकिन जब हम आयनिक की केस में जाते हैं इट मींस उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर रखे हैं या गेन कर रखे हैं। तो देखते हैं भी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आप देखोगे जैसे लिथियम है +1, सोडियम है +1, पोटाशियम +1, तो नीचे जा रहे हैं, सभी के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है। लेकिन जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करेगा। लिथियम में +1 है, बेरिलियम में +2 हो जाएगा, बोरॉन में +3, कार्बन में +4 -4 दोनों लेते हैं। फिर आप जाओगे किसमें, नाइट्रोजन पे -3, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन -1। तो इस तरह देखो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो पहले देखो यहाँ तक गया, उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो जो आयनिक रेडियस है वो भी बेटा अपना जो एटॉमिक रेडियस है उसकी तरह लेफ्ट से राइट को डिक्रीज करता है, जबकि टॉप टू बॉटम क्या करता है वो इंक्रीज करता है। तो इसको याद रखना है हमने, लेफ्ट टू राइट
increases और जो बेटे टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियाई इज इंक्रीजेस। ये अपने पास चौथा पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी कह दो या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह दो। ये जो अपने नेक्स्ट ग्रुप आएंगे उनमें भी बेटे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, तो इसलिए इनको ध्यान से समझ लेना। जब अगले उसमें आएंगे टॉपिक में तो मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा ये आपको, वहां पे सेम ये रूल रहेंगे उसके अंदर। अब जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, सबसे पहले देखो ये क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to release most loosely electron from gaseous atom। हमारे पास जो भी एटम होगा पहले हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, गैसियस एटम में बेटा कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जब वो गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाएगा आप उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो डेफिनेशन में ये भी रिलीज मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब बेटा देखो ये है भी जब इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो हमें उसे बाहर निकालने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर उसकी अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो हमें जो एनर्जी है वो कम देनी पड़ेगी। तो आप देखते हैं भी लेफ्ट से राइट जब जाते हो, लेफ्ट टू राइट, क्या पढ़ा भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं सेल के अंदर तो न्यूक्लियस के साथ उसकी जो अट्रैक्शन है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है बेटा। ठीक है, हम क्या कहेंगे, लेफ्ट टू राइट, व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन द सेल अट्रैक्शन और interaction of electron with the nucleus it also increases. So large amount of energy is required to remove इलेक्ट्रॉन। हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिएगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बेटा। ठीक है, कब, जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर यही चीज हम कहां देखेंगे, टॉप टू बॉटम देखेंगे, तो उसमें आप देखो क्या कहोगे, टॉप टू बॉटम number of shell increases so that interaction or attraction will be decreases। एग्जाम्पल क्या लोगे, न्यूक्लियस है, ये सेल बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो इसकी अट्रैक्शन हो रही है वो क्या हो रही है बेटा, कम होती जा रही है जब वो दूर जाता जा रहा है।
तो जो हम एनर्जी देंगे उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो हमें कम देनी पड़ेगी। जैसे आप देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम। लिथियम जो है इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालने के लिए मान लो अगर तुम दे रहे हो 500 किलो जूल पर मोल, तो सोडियम में से निकालने के लिए हमें देनी पड़ेगी 350 किलो जूल पर मोल। पोटासियम में बेटा देनी पड़ेगी 200 किलो जूल पर मोल। रुबिडियम में इससे भी कम। इसीलिए देखो आप क्या देखते हैं, जो अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें अगर याद हो तो सबसे ज्यादा सब रिएक्टिव ऊपर जो आता है वो कौन आता है, पोटासियम आता है। इसके बाद कौन आता है, सोडियम। बात समझ में आई है? क्योंकि अब यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़े जो अट्रैक्शन है वो बेटा कम होती गई और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब तुम लेफ्ट से राइट जाते हो तो वहां पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जैसे लिथियम में देनी पड़ी है 500, अगर बेरिलियम है तो यहां देनी पड़ेगी 600 किलो जूल, अट्रैक्शन बढ़ेगी। आगे जाओगे बोरॉन तो यहाँ पे आपको हो सकता है 650 किलो जूल पर मोल देनी पड़ जाए। तो लेफ्ट टू राइट तो ये इंक्रीज होगी क्योंकि न्यूक्लियस से उसकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। तो जो हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये प्लस वन में भी बेटा आपने किया था भी, ये फिक्स नहीं होती भी, ये लिए भी हम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो शेल है उसमें से निकाल सकते हैं। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकाल सकते हो, जिसके लिए हमें अलग अलग एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे अभी तुमने देखा भी लिथियम था जो 3, 2, 1, हमें ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना था तो आपने 500 किलो जूल एनर्जी पर मोल दे दी। तो ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब आपके पास जब ये चला गया कितने बच गए, 2, और 2 हमें पता है क्या होती है, नोबल गैस। अगर तुम ये चाहो कि हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो उसमें हमें इससे भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि वो स्टेबल है बेटा आपके पास जो मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन में से आपने निकालना है उसके लिए हो सकता है कि जो एनर्जी है वो 2000 किलो जूल पर मोल भी आपको देनी पड़े। तो ये क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह मान लो थर्ड निकालोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगी, IE3। तो फिर एक पॉइंट आ जाता है जिसको कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें क्या करते हैं, जो ये डिफरेंट हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी इनका सम करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना रहेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसके बाद पॉइंट आता है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का तो जो मेटालिक कैरेक्टर है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। क्या बेटा, लेफ्ट टू राइट तो वो डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। तो जो इसका कारण हम देखते हैं, कारण बेटा यही है भी लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होते, बट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उसके सराउंडिंग में इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से जो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करती है। भी हम देखते हैं पहले वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, लेकिन उसके एक पोजीशन के बाद जैसे कार्बन के बाद वो गेन करना शुरू कर देता है। और फ्लोरीन जो है हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं, इसलिए हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है बिल्कुल लेफ्ट में जब हम देखते हैं तो क्या होते हैं, मेटल्स है। राइट में जाते हो तो सारे नॉन मेटल्स हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जब लेफ्ट से राइट गए तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया जबकि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया। लेकिन जब टॉप से बॉटम जाते हो तो टॉप से बॉटम बेटा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होएगा, क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। जैसे पी ब्लॉक की बात करें, वहां अपने पास ये जिगजैग लाइन बनी हुई है, इससे ऊपर आप सारे देखते हैं भी नॉन मेटल प्रेजेंट है। इस बॉर्डर लाइन पे ये कहा जाता है भी सभी मेटलॉइड्स हैं, लेकिन जैसे इसके नीचे बड़े आते हैं, जैसे आपने देखा भी मान के चलो अपने पास क्या है, नाइट्रोजन,
फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो अपन देखते हैं अभी ये जैसे आपको कहें कि मेटल है तो आर्सेनिक भी, पर ये इसके क्लोज है। इसको अगर हम मान के चले भी ये मेटलोइड्स में है, तो ये जो इससे नीचे हैं ये हम किसमें मानेंगे? मेटल में। अब आ तो गए देखो ये किसमें? पी ब्लॉक में आ रहे हैं, लेकिन हमने इस जिगजैग लाइन की बात करी है कि टॉप टू बॉटम इसके नीचे आ रही है सभी। जब नेक्स्ट जाओगे अगली में, यहां तो देखो दो बच रहे हैं, नेक्स्ट जाओगे वहां एक ही बचेगा, उससे नेक्स्ट फिर एक ही बचेगा, फिर एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि सारी नोबल गैस आ जाएगी वहां पे। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट बटे डिक्रीज होता है। जबकि अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात की जाए, नॉन मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। 7th पॉइंट अब आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बेटा अपने पास, अब तुमने देखा भी आयोनाइजेशन एनर्जी में तो हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। यहां क्या होगा? यहां इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे अब, और इलेक्ट्रॉन ऐड करके आप जो एनर्जी है उसको रिलीज करवाओगे, तो वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो जैसे आप कहते हैं भी जो अपनी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आपसे पूछा जाए विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो बिल्कुल जो हमारे राइट साइड में बेटा फ्लोरीन है वो क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माना जाता है। ठीक है, और उसमें जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4.0 होती है। जो आपकी बुक है, बुक के अंदर जो पीरियोडिक टेबल है बेटा उसके बेस पे एक टेबल दी गई है। इस टेबल में जो एलिमेंट आपको दे रखे हैं सभी, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपको दे रखी है। जैसे हाइड्रोजन है 2.0 मान के चलते हैं, अभी जैसे फ्लोरीन की बताई 4.0 है, किसी और एलिमेंट की लेते हो 3.5 है, किसी और की देखते हो 2.8 है, तो ऐसे अलग अलग है। तो हमें याद क्या रखना है इसमें ये याद रखना भी लेफ्ट टू राइट इट विल बी इंक्रीजिंग, और टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। क्या होगा? डिक्रीज करेगी। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसके बाद आएगा इसमें अब आप बात करें इसकी, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपीटी बॉइलिंग पॉइंट। अब ये तो तुम्हें देखो पता ही है बेटे कि अभी सारा कर लिया कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में टॉप टू बॉटम गए तो कम एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्यों दी? क्योंकि वहां पे जो अट्रैक्शन है वो क्या थी? कम थी। समझ में आई? लेकिन जब लेफ्ट टू राइट गए तो वहां पे हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी। तो हम क्या कहेंगे भी जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा या लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, क्योंकि वहां अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उसको हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, जिसको आप हीट ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हैं इसके अंदर जो पॉइंट है, क्योंकit ज्यादा हीट देने पे वो क्या होगा? डिफ्यूज होगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या कह रहे हो? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। क्या होगा? डिक्रीजेज होएगा टॉप टू बॉटम बेटा। कारण हम दे सकते हैं वे शेल बढ़ती हैं, लेफ्ट टू राइट शेल नहीं बढ़ती, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज बढ़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अपन एक +1 में करके आए स्क्रीनिंग हो जाती है लेफ्ट टू राइट। तो न्यूक्लियस के बाद जब स्क्रीनिंग हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको मेल्ट करने के लिए, और अगर बॉयल करना चाहते तो उससे भी ज्यादा एनर्जी अपने को वहां पे देनी पड़ेगी। तो वो क्या आ जाएगा? आपका पॉइंट आ जाएगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। इसी प्रकार जैसे आ जाता है एक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की जो बात करते हैं,
एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जो आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, यही चीज है। अभी फ्यूजन कितने में हो रहा है, जो टेम्परेचर है, जैसे आप देखते हैं कि जो पोटाशियम है वो बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है। सोडियम को आप पानी में डालते हैं, केरोसिन में डिप करके रखते हैं, काट के पानी में डालते हो और वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो मतलब जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है टॉप टू बॉटम तो क्या होगी, इंक्रीज होएगी, लेकिन लेफ्ट टू राइट क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। समझ में आई कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वहां पे जो नंबर ऑफ शेल है वो तो बढ़ी नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए अपने पास, लेकिन टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो वहां पर तो न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो, थोड़ी सी एनर्जी देने पे वो क्या है, तुरंत से बेटा फ्यूज हो जाएगा। तो ये पॉइंट उसने दे रखा था। इसी प्रकार से नेक्स्ट बेटा जैसे इसमें बात करते हैं आप डेंसिटी की। डेंसिटी देखो बेटा क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है जी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो अपने पास लेफ्ट टू राइट जाओगे बेटे तो वहां तुम देखते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, शेल चेंज नहीं हो रही अपने पास। लेकिन टॉप टू बॉटम जाते हो शेल भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। और हम कह रहे हैं कि जो डेंसिटी है वो क्या है बेटा, मास अपॉन में वॉल्यूम है। भी अगर उसका मास बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगी, उसकी कम होती जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, भी अपने पास न्यूक्लियस के यहां देखो दो ही थे, पर इस शेल में पहले एक है और इतना वॉल्यूम खाली है, फिर ये एक और आ गया, फिर एक और आ गया, एक और आ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और टॉप टू बॉटम क्या होगा, शेल बढ़ती जाएंगी, देखो, ठीक है ना, तो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी बेटे। तो ये पॉइंट इसके अंदर जैसे कि आपने करना है, जो प्रॉपर्टी है। एलोट्रोपिक फॉर्म की अगर बात की जाए तो अपने पास जो हम बात कर रहे हैं ग्रुप 15 की, नाइट्रोजन की, तो बेटा इसकी जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो अभी कोई प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जो नाइट्रोजन है उसकी कोई एलोट्रोपिक फॉर्म अपने को नहीं दे रखी है। ये दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके क्या करता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो ये अपने पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी रहेंगी, इनको बेटे आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।